डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म को आज हम सीखेंगे और फिर इसी क्रम में हम आगे जो है बढ़ेंगे। चैप्टर का जैसा कि नेम है मोल कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर टॉपिक चूज करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे एटम्स क्या होता है। एटम किसी भी सब्सटेंस का जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे सपोज करिए हमारे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को ब्रेक करते जाओ, इसको पीस पीस में तोड़ते जाओ, और जो सबसे छोटा पार्ट हो जिसको फर्दर डिवाइड न कर सके हम उसको क्या बोलते हैं, एटम्स। अगर मैं इसको डिफाइन नोट क्या लिखूंगा, एटम इज एटम्स इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। इट कैन we participate in chemical reaction and do not lose their identities respectively। तो एटम को क्या बोलेंगे, ये किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन, इस तरह के एटम्स। जैसे चौक ले लो ना, चौक का जो सबसे स्मॉल पार्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, एटम्स। एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम कैन सी बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा टर्म्स आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी जो होता है किसी भी सब्सटेंस का जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, बट ये एटम से मिलके बनता है। तो आप ये बोलोगे मॉलिक्यूल इज आल्सो smallest part of substances। ये भी किसी भी सब्सटेंस का जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, which can be
involve in a chemical reaction. बट इन्वॉल्व होने वाली अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा एंड लूज देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज, जैसे H2 हमने एक मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको हमने I2 मॉलिक्यूल के साथ मिला दिया तो क्या बनाएगा 2HI, यानी अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया हमने। हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, दो मॉलिक्यूल को मिलाओगे तो एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, नए मॉलिक्यूल बनेंगे। देखो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज करके एक नए मॉलिक्यूल के रूप में प्रोड्यूस हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड जिसको आप कहोगे, इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलोगे। इस साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर क्या बोलोगे, इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और इधर वाली साइड को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर? मॉलिक्यूल जो होता है ये अकेले एग्जिस्ट करता है, इसे हम अकेले दिखा सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जनरली आज के समय में एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत ही कम होता है, इस इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, यानी सिंपली हम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के ही मास को हम जो है एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं। लेकिन एटॉमिक मास को समझने की इतना ही नहीं, एटॉमिक मास को समझने के लिए हमको थोड़ा सा जो है 200-250 साल पहले जब हमारी केमिस्ट्री या साइंस जो है बहुत डेवलप्ड नहीं थी, हम अगर 1600-1700 ईस्वी के आसपास अगर पहुंचे तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना हमारे पास कोई डिवाइसेस नहीं था जिससे किसी भी एटम के मास को कंसीडर किया जा सके। तो कुछ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो हम जिससे एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एटॉमिक मास है क्या। तो एटॉमिक मास को समझने के लिए इसको ऐसे समझ लो, अगर हम 1600 के आसपास पहुंचे तो कुछ साइंटिस्ट उस समय जो रिसर्च कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, उनमें एक नाम आता है सोरेनसन का। उन्होंने किसी भी जो है एक ऐसे करो कि फिजिक्स में जैसे हम किलोग्राम को डिराइव किया गया ना, किलोग्राम, मीटर, लीटर, ये जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडरेशन में आया, यूनिट्स आया एग्जिस्टेंस में, उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मास को कंसीडर के लिए हम लोग जो है एक हाइपोथेटिकल जो है एलिमेंट कंसीडर किए, जिसको हम बोलते हैं कार्बन। कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड आइटम कंसीडर कर लिया गया। क्या? कार्बन 12 को हम लोग इस एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया और ये बताया गया कि मान लो कि मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12, ये मान लो कि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसको मान लिया गया कि 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। अब किसी भी एटम की, यानी हमने ये ऐसे एज्यूम किया गया कि
एक एटम के मास ऑफ वन एटम हम क्या बोलेंगे अब, मास ऑफ वन एटम्स क्या बोलेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब इसी को हम बेस बना के किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को अगर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे बोलूं मैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा, तो सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा, 23 इंटू, क्योंकि 23 एटम उसके अंदर है, तो मैं बोलूंगा 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। इसी सीक्वेंस में हमें ऑक्सीजन का बताना हो, ऑक्सीजन के एक एटम के मास, तो हम क्या बोलेंगे, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन। मुझे सल्फर के एक एटम का मास बताना है, तो सल्फर क्या बोलेंगे हम, 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। इस प्रकार से हमें किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को बताना था, तो हम इस प्रकार से को रिप्रेजेंट करेंगे। एक एटम के मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को बताना हो, मुझे क्लोरीन के एक एटम के मास को बताना हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। हम लोग जो है अब इस तरह से किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास को निकाल सकते हैं। हम लोग ठहरे एडवांस, किसी भी चीज को इतना बड़ा हम लोग बार बार नहीं बोल सकते। तो साइंटिस्टों ने क्या कि इतने वर्ड को, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम, इसको एक नया टर्म दे दिया। उस टर्म का नाम था AMU। AMU क्या नाम दिया, AMU। देखो अब हम जो है, अब इसकी मास को हमको लिखना हो, तो देखो अब मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो मैं लिखूंगा 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। इस टर्म को बोलो AMU, तो मैं क्या लिखूंगा, 23 MU। मतलब एक MU की जो वैल्यू है 1 AMU इक्वल टू, बच्चों आप बोल सकते हो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन 12। तो एक MU की वैल्यू इस प्रकार से हमको निकल के आती है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मुझे ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिखना हो, तो कैसे लिखूंगा, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखा जाएगा, 16 है। मुझे सल्फर के एक एटम के मास लिखना हो, तो लिखोगे मास ऑफ वन एटम्स ऑफ सल्फर 32 MU। क्या बोलेंगे, 32 MU। इसी तरह क्लोरीन के एक एटम के मास, तो लिखो 35.5 MU। इस तरह से किसी भी एलिमेंट के
एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो डिफाइन करिए, लिखिए डेफिनेशन। एटॉमिक मास इज बेसिकली नंबर, क्या है? बेसिकली नंबर which tells that about an atom of an element atoms of an element is greater than 1/12 into mass of 1 atoms of carbon 12 respectively। तो बेसिकली एक तरह के ये नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट से ये इसका कितना मास जो है ग्रेटर है। फिर धीरे धीरे हमारे पास एक डिवाइस कंसीडर होके आती है, डिवाइस हमें आ जाता है, मिल जाती है। उस डिवाइस का नाम होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम डिवाइस का है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस डिवाइस से हम एक एटम के मास को कंसीडर कर लेते हैं। ये डिवाइस है, तो मास ऑफ 1 एटम्स निकल गया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी एक एटम का मास होता है, ये होता है। तो मुझे 1 ml का मास अगर निकालना है तो नाउ therefore क्या है? therefore स्टूडेंट्स 1 mu बराबर में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट करोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह से 1 mu को हम ग्राम में क्या लिखेंगे? 1 mu की जो ग्राम में वैल्यू होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कंसिडर हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हैं।